गांधी का क्या एस्पेक्ट है जो आप हमें पढ़ाना चाहें? तो भारत में उनका आगमन 1915 में होता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ वो जनता को, सारी जनता को ही उन्होंने दो कर दिया था। उस वक्त तो कोई इतना था ही नहीं, ज़्यादा आम जनता तो बिल्कुल ही इलिटरेट थी। उनका जो व्यक्तित्व था और इसकी नीतियाँ क्या दी? उन्होंने लोगों को ऐसा जागृत किया और उनके अंदर ऐसा जोश भर दिया कि उनके अंदर से जो जेल का फियर था ना, वो ख़त्म हो गया। पहले तो लोग जेल जाना बुरा समझते थे कि अच्छा उसको तो जेल हुई है। लेकिन जो लास्ट में मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, करो अमृत। तो वो तो कहीं ना कहीं हिंसा को प्रदर्शित करता है। एकदम से ऐसा नहीं कह सकते कि हिंसा को प्रदर्शित करता है। उसको लोगों ने बोला था गांधी की आंधी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बैठिए। थैंक यू क्या स्पेशलाइजेशन? मैम। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेरा फेवरेट है और उसमें भी गांधी एरा, गांधी वाला। और इसके अलावा मैम ब्रिटिश जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में। नेट क्लियर है आपका? हाँ जी मैम। पीएचडी कर चुके हैं? नहीं मैम, पीएचडी करने वाली हूँ, अभी बीएड परस्यू कर रही हूँ। हैं? बीएड परस्यू कर रही हूँ इस समय। यस। तो गांधी का क्या एस्पेक्ट है जो आप हमें पढ़ाना चाहें, पढ़ा सके? क्या पढ़ाना चाहेंगे गांधी पर? गांधीवादी दर्शन के बारे में बता सकती हूँ मैम। इसके अलावा मूवमेंट के बारे में जो उन्होंने। आइए। महात्मा गांधी जी एक ऐसे राजनीतिक चिंतक हुए हैं जिन्होंने नैतिकता को राजनीति में समावेश किया। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया जो उनके पहले बहुत ही कम जगह देखा गया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी सीखा और उन चीज़ों में जो प्रयोग वहाँ पर किया, उसका भारत में उन्होंने दोबारा प्रयोग किया और वो सफल रहा। तो भारत में उनका आगमन 1915 में होता है और इसके अलावा 1915 में आने के बाद उन्होंने यहाँ की परिस्थिति को भांपने के लिए दौरा किया और पूरे भारत में दौरा करने के बाद उनको ये लगा कि भारतीय जनता को तैयार करना होगा एक जन आंदोलन के लिए जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आगे की रणनीति में हेल्प करेगा। तो महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की चंपारण सत्याग्रह से, और चंपारण के बाद अहमदाबाद और उसके खेड़ा सत्याग्रह, ऐसे करते हुए उन्होंने भारतीय जनमानस को तैयार करने का प्रयास किया। इसके बाद उनकी जो प्रोमिनेंट भूमिका रही वो असहयोग आंदोलन में आकर दिखाई देती है। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जब उदारवादी और उग्रवादी जो दल थे उन लोगों के प्रयास निष्फल हो चुके थे। अब जनता इस मोड में थी कि वो आगे कैसे अपनी रणनीति को। बैठे। यस। आप ये आंदोलन बता रहे हैं तो जनता को क्यों बीच में इंक्लूड करना चाहते थे? अंग्रेजों के खिलाफ वो जनता को, सारी जनता को ही उन्होंने दो कर दिया था। जागृत क्यों? मैम, बिना जन आंदोलन के ब्रिटिश जो साम्राज्य स्थापित हो चुका था भारत में, उसको उखाड़ फेंकना संभव नहीं था, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने जो प्रयास किया, उच्च वर्ग ने, वो निष्फल साबित हुआ। संवैधानिक सुधार भी उन्होंने देखा करके, वो भी नहीं हुआ। इसके बाद कुछ उग्रवाद वाले जो लाल बाल पाल थे, उन्होंने भी प्रयास किया, वो भी पॉसिबल नहीं हुआ कि मतलब उससे उनको कुछ ज़्यादा फर्क पड़े। तो अब एक ऐसा समय आ गया था जब थोड़ा हम ऐसे अग्रगामी नीति का पालन करें, थोड़ा जो अभी तक चलता है उससे आगे। जनता को उन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया। पर उन्होंने ऐसा क्या किया कि अब जनता तो अनपढ़ थी। यस मैम। उस वक्त तो कोई इतना था ही नहीं, ज़्यादा आम जनता तो बिल्कुल ही इलिटरेट थी। ऐसा उन्होंने उनको क्या दिया कि जिससे जनता ने उनको फॉलो किया? कितनी बड़ी बात है कि उस जमाने में जब बिल्कुल ही इतने लोग वो भी नहीं थे, कैसे उनको फॉलो किया? ऐसा क्या था? कोई इतने वो बहुत वो भी नहीं थे पर्सनैलिटी उनकी कि लोग उनको फॉलो करें देखने में, या कोई कपड़े भी ऐसे सुंदर नहीं पहनते थे, तो बिल्कुल ही फकीर की तरह रहते। ऐसा क्या दिया जनता को कि लोगों ने उनको फॉलो किया? यस मैम, उनका जो व्यक्तित्व था और इसकी नीतियाँ क्या दी? हाँ मैं बता रही हूँ। उनका जो व्यक्तित्व था वो लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी था, और साथ में उनका जो सत्याग्रह, अहिंसा और एक ऐसी नीति जिसमें कि बिना शस्त्र उठाए या बिना किसी भी चीज़ को, बिना किसी ऐसे
कृत्य किए जैसे क्रांतिकारी आंदोलन में हुए थे, उसके बगैर जनता मतलब फ्रंट पर आकर, महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि चरखा आंदोलन में उन्होंने जोड़ दिया उनको, नमक की बात करूं तो वो जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसको उठाया उन्होंने, जिससे कि जनता को ये लगा कि ये हमारे पर्सनल चीज़ों को, मतलब जो हमारी रियल समस्याएं हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए हमें एक मौका दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों को ऐसा जागृत किया और उनके अंदर ऐसा जोश भर दिया कि उनके अंदर से जो जेल का फियर था ना वो खत्म हो गया। पहले तो लोग जेल जाना बुरा समझते थे कि अच्छा उसको तो जेल हुई है, अगर किसी आज के कॉन्टेक्स्ट में किसी को जेल हो तो कहते तो जेल काट के आया है। लेकिन ये जो फियर था ना जनता के अंदर, ये उन्होंने ऐसी जागृति पैदा की अपने अहिंसात्मक तरीके से कि वो लोग उनका डर खत्म कर दिया, जेल के प्रति उनका डर ही खत्म कर दिया। और तो और विमेन को भी इन्होंने साथ खड़ा कर दिया। तो ये जो गांधी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, ये तो कोई नहीं कर सकता। निर्भीक बनाना जनता, निर्भीक बना दिया उन्होंने जनता को कि वो सारे आंदोलन में सड़कों पर आ गए, बाहर निकल आए। ठीक है, कहते अरेस्ट करते हो तो करो, कितने कर लोगे, और बिना कोई शस्त्र उठाए। वो जो गाना एक आता है ना, बिना खड़ग बिना ढाल दे दी आजादी, तो गाना बिल्कुल सार्थक है। तो गांधी जी के जो आंदोलन थे उनका विस्तार कैसे हुआ, कैसे उनका फैलाव हुआ, कहाँ से शुरुआत की, क्या कारण थे उसके? गांधी जी के आंदोलन सबसे पहले जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सीखा था, उसका प्रयोग उन्होंने चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन में, अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ जो जाते हैं। चंपारण में एक ऐसी प्रथा चल रही थी, 3 कठिया प्रथा, जो कि बगान मालिक थे, वो बहुत ज़्यादा बगान में जो मजदूर लगे हुए थे, कृषक थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, और 3/20 भाग नील के उत्पादन में ही उन्होंने लगाने को कहा था। खाद्यान्न का उस समय शॉर्टेज था। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी को ऐसा महसूस हुआ जब उनको ये जो राजकुमार शुक्ल जी ने उनको उस समस्या के बारे में अवगत कराया, तो फिर उनको यही लगा कि ये शुरुआत करने का ठीक समय है, और वहाँ पर अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं इसके आगे अपनी रणनीति को और व्यापक और विस्तृत रूप में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा। शुरुआती जो आंदोलन रहे वो अहिंसात्मक थे, लेकिन जो लास्ट में एक मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, करो या मरो। तो वो तो कहीं ना कहीं हिंसा को प्रदर्शित करता है। सर, एकदम से ऐसा नहीं कह सकते कि हिंसा को प्रदर्शित करता है। उनका तात्पर्य करो या मरो से ये था कि हम अब इस तरीके से मतलब खुद को तैयार समझें कि अब हमारे पास स्वतंत्रता को हासिल करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। तो वो इस विषय में कहा गया था। लेकिन जब आंदोलन मुख्य नेताओं के हाथों से निकल गया और स्वतः स्फूर्त बोल दिया जाता है इसको, कि जनता में फैल गया वो आंदोलन, तो अब हिंसा, कुछ जगहों पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, टेलीग्राफ को जैसे ध्वस्त कर देना, या फिर संचार की सुविधाओं को खत्म करना, रेलवे को तोड़फोड़, तो ये सारी घटनाएं हुई। बट इसके लिए गांधी जी ने शुरू में हिंसात्मक आंदोलन को नहीं कहा था कि करने के लिए, बट ये फैला तो ये प्रतिक्रिया थी जो कि ब्रिटिश क्रूरता और दमनपूर्ण नीति के विरोध में थी। सर, आप HPSC में अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो हम तो देखते हैं कि पहले जब लोक सेवा का विकास की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अभी UPSC हो रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पे होते थे, तो स्टेट लेवल पे जो कमीशन हमारे बने, HPSC, UPPSC, RPSC, तो ये किस कमीशन के तहत आप देखते हैं? सर, किसने रिकमेंड किया था अपने? सर, शायद मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चलिए मैं बताऊंगा बाद में। तो आप मुझे बताइए, आप PhD भी करने वाले हैं? सर, सोच रही हूँ इस दिशा में करने वाली हूँ। नेट है आप? हाँ। आप B.Ed कर रहे हैं? हाँ। नेट के बाद B.Ed क्यों? सर, एक्चुअली मैं प्रिपरेशन के अभी टीचिंग एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन कर रही थी। हायर एजुकेशन मेरा लास्ट गोल है, मेरा सपना है हायर एजुकेशन में जाना। बट सर, अभी प्रिपरेशन के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो हायर एजुकेशन में टीचिंग होगी उसके लिए मैं अपने आप को एकेडमिक रिच बना लूँ, और साथ में टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, उसको मैं पहले ही से समझ लूँ, जिससे कि फाउंडेशनल स्टेज की नॉलेज मुझे हो जाए और आगे बच्चों को डील करने में आसानी हो। इसके अलावा मैं अभी के लिए बताऊं एज ए एस्पिरेंट सर, तो मैं B.Ed के लिए, B.Ed के साथ में जो PGT B.Ed के बाद जो कर सकते हैं एग्ज़ाम, उसके लिए भी एक
ऑप्शंस खुले, इसके लिए भी मैंने बीएड कर ग्रेजुएशन कब चुके हुई हो? थी? बीएड कर चुके अभी हो? 3rd सेमेस्टर हो गया, 4th चल रहा है मैम। ग्रेजुएशन कब हुई आपने? सर ग्रेजुएशन मेरा 2014 में हुआ था। तो ये तो जो बीएड कर रही है तो ग्रेजुएशन बेस पे हो जाती है हाँ, लेकिन सर 14 से 2025, तो इस बीच में आपने ये जो स्किल है आपकी, इस बीच में नहीं आपने की? नहीं सर, 2004 जब 14 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर मैंने उस समय कोशिश की कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करूं, बट उस समय कुछ सिचुएशन ऐसी बनी सर कि उस समय नहीं कर पाई। बट फिर मैंने टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी मतलब खुद के लेवल पे करी सेल्फ स्टडी से। लेकिन फिर मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स देते देते नेट क्वालिफाई करने के बाद बीएड में एडमिशन लिया सर, और इस दौरान मैंने कंटेंट राइटिंग की है सर। 6 ईयर का अनुभव है मेरे पास कंटेंट राइटिंग का, वो बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन पेपर बनाना और मॉडल आंसर बनाना, कॉपी इवेल्युएट करना, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही होते हैं सर, तो वो एकेडमिक रूप से मुझे सहायता करेगा सर, इसीलिए। ठीक है, ये एचपीएससी जो कमीशन वाली जो मैं बात कर रहा था, जो अलग अलग कमीशन जी, मतलब जी। कि स्टेट लेवल पे है जी, ना, जी। सबऑर्डिनेट कमीशन की बात, तो ये लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पे एजुकेशन कमीशन हमारा बना था, जी, तो उसमें ये बात की गई थी कि स्टेट लेवल पे भी चीजें होनी चाहिए। थैंक यू सर। महात्मा गांधी के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया, तो हरियाणा से इसको थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं। महात्मा गांधी की हरियाणा में गिरफ्तारी कब बताई जाती है, जो भारत में पहली गिरफ्तारी मानी जाती है महात्मा गांधी जी की? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करके रखा गया है, जहां से हमें महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी अनसुनी बातें पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और उस जगह को महात्मा गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं। तो क्या आप बता सकते हो मेरे को ये कहाँ पर है हरियाणा में? सर अभी हरियाणा का तो नहीं, पर साबरमती का नाम आया। आप हरियाणा स्टेट से हैं या हरियाणा स्टेट से नहीं है? सर हरियाणा स्टेट से नहीं हूँ मैं, हरियाणा स्टेट से नहीं है, ठीक। बट सर मैं प्रयास कर रही हूँ उसके बारे में और नॉलेज। हाँ बिल्कुल, हरियाणा का आपको तो हरियाणा के पढ़ना बारे में हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, पूछे बट वो एक बार में से याद नहीं हो रहा। क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक तरीके से ये आप हाँ, महात्मा जनरल गांधी भी को है। पढ़ रहे हैं ना? हाँ, हाँ। वो तो पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा का हाँ, रिलेटेड तो पढ़ना मैं जरूर पड़ेगा। पढ़ूंगी सर। बिल्कुल। जी महात्मा गांधी के साथ जोड़कर, जैसे एक मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि उस समय ग्रामीण क्षेत्र में तो शिक्षा बिल्कुल भी नहीं रही होगी हाँ जी। शहरों की तुलना में, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन गांधी जी ने चलाया है, सहयोग आंदोलन। तो उसको हरियाणा में किस नाम से जाना गया? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन शायद उन्होंने उस नाम के आंदोलन में साथ नहीं दिया था, बल्कि उसको अपना ही नाम दिया था, एक हरियाणवी क्षेत्र से संबंधित वो नाम है। तो आप बता पाओगे मेरे को कि सहयोग आंदोलन को हरियाणा में किस का आधुनिक इतिहास तो अच्छा। नहीं पढ़ा मैंने, प्राचीन पढ़ा था सर। ठीक है, तो उसको लोगों ने बोला था गांधी की आंधी, गांधी तो गांधी की आंधी। थैंक यू सर। ठीक है, वो लगभग वो पूरे हरियाणा में ही चला था। चलेगा सर, ठीक चरखा पकड़ा दिया था ना ग्रामीण औरतों को, तो उन्होंने पूछा था कि गांधी जी हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या करें, और इतना इतना घूंघट निकाल के उनको मिलने आती थी। मैंने सुशीला नैयर को इंटरव्यू किया था, तो कहते रोहतक में मैं गई थी, मैं उस वक्त उम्र छोटी थी, तो कहते बहुत दूर दूर से लेडीज पैदल चल के आई, छोटे छोटे बच्चे गोद में उठा के, इतने इतने घूंघट निकाल के घाघरे में। तो गांधी जी उनको कहते भी हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या करेंगे? कहते नहीं, तुम तो चरखा काट सकती हो। उनके हाथ में चरखा पकड़ा दिया जो बंद पड़ा था, चरखा काटो, सूत काटो, वो करो। फिर और भी दूसरे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लागू किए, काम दिया। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, हरियाणा का देहाती गांधी किसे कहा जाता है, गांधी जी के जो सेवक रहे हैं उनमें हरियाणा से कौन आते हैं जिन्होंने गांधी जी की सेवा की होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस भी करेंगे और आपको बताएंगे भी, ठीक है ना? और जैसा कि आपने है ना ग्रेजुएशन की, उसके बाद में नेट आपको हो गया, तो नेट के बाद में बीएड मत बताइए, है ना? ओके सर। क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट कर रहे हैं, उसके बाद आप पीएचडी का कर रही है कि हम पीएचडी करने वाले हैं, ठीक है सर। बीएड फिर वही ग्रेजुएट डिग्री के पैरेलल आ जाती है चीजें। ओके सर। ये लग जाता है ना कि वो आदमी थोड़ा सा फिर नीचे आ गया हाँ, ये बल्कि अच्छा बता दिया आपने। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगी जी।